मैं इधर जाती हूँ फोन इधर छोड़ के, साथ ले लेके जब चलती हूँ ना तो वो उसके सिग्नल ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं टाइम का पता कैसे चलेगा? क्या एक बच्ची और टाइम, चलो मैं साथ ही लेके अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कौन ऑनलाइन है? जस्ट वन स्टूडेंट इज हियर हु इज ऑनलाइन। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके हरम नशीन, थैंक यू। बाकी क्लास फेलोज़ को भी मैसेज दें, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें।
नहीं हरम नशीन, सबके ऑनलाइन होने का वेट तो नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट फर्दर आई विल वेट फॉर द स्टूडेंट्स, देन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ओके। I still have just 7 students. I am going to upload my lecture and we will start our lecture. Further wait नहीं कर सकती मैं। 8 to 9 10 minutes are more than enough. कल भी समझाया था कि आप ही लोगों का लॉस है, सब टाइम से आया करें, टाइम से लेक्चर स्टार्ट हो ताकि आप कुछ जो है कुछ तो हम पढ़ सकें, ठीक है। सो मीनवाइल लेक्चर अपलोड होता है, आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। जो भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं उन्हें बार बार कह रही हूँ कम्युनिकेट कर दें, जल्दी से ज्वाइन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल हेल्थ हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ। उसमें आपको वाटर की जो एक एनवायरनमेंट के कहने चाहिए कि एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स हैं, वो वाटर के जो डिफरेंट प्योरीफिकेशन करने के मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हम एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था हमने, जिसमें हमने फिजिकल पैरामीटर्स देख लिए थे कि कितनी टर्बिडिटी एक्सेप्टेबल है, कलर क्या होना चाहिए, टेस्ट एंड ओडोर एंड टेम्परेचर। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बता दिया था, कितनी अमाउंट में, क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद बेटा माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की मैंने आपको लिस्ट बताई थी पहले। फिर उन माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हमने बैक्टीरिया, वायरसेस और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, या आप इनको सिंपल प्रोटोजोअल जो यानी वायरसेस और बैक्टीरिया के अलावा जैसे प्रोटोजोआ हो गया, हेलमिंथेस हो गया, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं। सो इनके एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपको कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म बता दिया था कि उसमें जो जाहिर है फीकल की कंटामिनेशन तो नहीं हुई, उसके लिए आप ई कोलाई का कल्चर करवा लेते हैं, जो कि बहुत कम
जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसमें भी हम उसे इजीली डायग्नोज कर लेते हैं। फिर आपको फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई और क्लोस्ट्रीडिया के बारे में बताया था कि हम इनके किस तरह से टेस्ट करते हैं कि वाटर जो है वो फीकल कंटामिनेशन तो नहीं हुई। उसके बाद आ जाते हैं, हम मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वायरस इन्फेक्शियस टू men. At the level of 0.5 FRC, all pathogenic viruses will be destroyed, including hepatitis A. When bleaching powder mixed with 2.5 gram mixed with 1000 ml of water, यानी जब ब्लीचिंग पाउडर को 2.5 ग्राम यानी लेकर उसे 1000 ml वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, then free residual chlorine will be 0.7% liter in water. ठीक है जी। जो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता लग गई कि ज़ाहिर है जितने भी ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह जितने भी वायरसेस हैं उन्हें ज़ाहिर है वाटर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अगर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन 0.5% है तो उस पर जितने भी यानी ज़ाहिर है क्लोरीन आपको बताया था, क्लोरीनेशन का मेथड भी बताया था, तो उस अगर 0.5% की कंसनट्रेशन उसके अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन मौजूद है, तो जितने भी पैथोजेनिक वायरसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इवन हेपेटाइटिस ए के वायरसेस भी। इसी तरह अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम मिक्स कर देते हैं तकरीबन 2.5 ग्राम लेके 1000 ml ऑफ वाटर में, तो जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होती है वो होगी 0.7% लीटर इन वाटर। ठीक है जी। ये आपको बताया गया है कि किस तरह से हम ज़ाहिर है जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन के कंसनट्रेशन 0.5% से 0.7% तक किस तरह से गेन कर सकते हैं, वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर मिक्स, अगर 1000 ml ऑफ वाटर है आपके पास, उसके अंदर आप 2.5 ग्राम अगर ब्लीचिंग पाउडर जो है उसे मिक्स कर देते हैं तो आपके पास फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आ जाती है। और ऑब्वियसली अगर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन तकरीबन 0.5 से 0.7 तक आपके वाटर में मौजूद होगी तो आप जो है जितने भी वायरसेस हैं उससे आपके जितने भी वायरसेस हैं वाटर के अंदर उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जी फातिमा बेटा, ये चीज़ें याद करनी है, ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपने, आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। प्रोटोजवा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जार्डिया लैम्बिया, बोथ शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर एंड बोथ स्लो एंड रैपिड सैंड फिल्टर आर इफेक्टिव इन रिमूविंग प्रोटोजवा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, जार्डिया लैम्बिया, ये जो है ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये वाटर में होंगे तो जाहिर है वो जो हम ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें डिजीज़ कॉज करेंगे। सो ये मेथड भी साथ हमने लिखा है कि हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं या फिर हम स्लो मेथड यूज़ करते हैं या फिर रैपिड मेथड यूज़ करते हैं, तो जितने भी प्रोटोजवाज हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। इफेक्टिव है रिमूव करना। Helminthes, roundworm, flatworm, even a single egg or larva can produce diseases in men, should not in water. Guinea worm and schistosomiasis is a hazard of unpiped water supply and source protection is the best approach in prevention. जो हेलमेंथिस है उसमें भी देखें एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, राउंड वर्म हो गया, फ्लैट फॉर्म हो गया, इवन इनका अगर सिंगल एग या लार्वा भी उसमें मौजूद रह जाए वो डिजीजेस कॉज कर देता है ह्यूमन बीइंग में, तो ये वाटर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से गुनिया वर्म है, शिस्टोसोमियासिस है, ये बहुत हैजर्ड्स हैं। अनपाइप्ड वाटर, जैसे कुछ इस तरह का पानी होता है ना जो यानी प्रॉपरली उसको फिल्टर करके या उसको प्योरीफाई करके सप्लाई है। अनपाइप्ड वाटर, ये जो ओपनली जैसे बारिश का पानी कहीं जमा हो गया और इसके अलावा तालाबों का पानी इस्तेमाल किया जाता है, सी वाटर, रिवर वाटर, जो इस तरह के सप्लाईज होती हैं इनमें इसका थोड़ा सा हैजर्ड ज़्यादा है, इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। एंड सोर्स प्रोटेक्शन इज़ द बेस्ट अप्रोच। जाहिर है इसका फिर यही मेथड है कि किस सोर्स से हमारे पास पानी आ रहा है। सोर्स प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हम सोर्स की प्रोटेक्शन करें, जिस सोर्स से हम पानी आने वाले पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं उस सोर्स की प्रोटेक्शन का हम ख्याल रखें। इस तरह से ये हमारी बेसिकली प्रिवेंटिव अप्रोच जो है वो होनी चाहिए।
उसके बाद बेटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट अकर इन वाटर सप्लाई, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? देखिए फंगाई हो सकती है, अलगा हो सकती है, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं। विच इंटरफेयर कलर, ओडोर, टेस्ट एंड टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। और हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि वो कौन से फिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट्स हैं वाटर के, ज़ाहिर है ये उनके साथ फिर इंटरफेयर करना शुरू कर देती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है। केमिकल एस्पेक्ट की तरफ आ जाइए। इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, साइनाइड, फ्लोराइड, लेड, मर्करी, नाइट्रेट एंड सेलेनियम। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं। ये वो केमिकल एस्पेक्ट्स है जिसमें मैंने आपको बताया। इनऑर्गेनिक, जाहिर एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करके अब हम केमिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चले गए हैं। केमिकल एस्पेक्ट्स में पहले मैंने आपको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिए कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब इनके कितनी कंसनट्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है वाटर में। आर्सेनिक है तो वो मैक्सिमम 0.01 मिलीग्राम पर लीटर के अगर अकॉर्डिंग मौजूद है वाटर के अंदर तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है उससे ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। कैडमियम है 0.003 माइक्रोग्राम पर लीटर। क्रोमियम है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। साइनाइड है 0.07 मिलीग्राम पर लीटर। फ्लोराइड है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरह से लेड है, मर्करी है, नाइट्रेट, नाइट्रेट्स हैं, सेलेनियम है। इनकी भी डिफरेंट ये रीडिंग्स आपके सामने मौजूद है कि फ्लोराइड 1.5 है, लेड जो 0.01 है, मर्करी 0.001 है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स हैं तो वो 50 मिलीग्राम पर लीटर है। इसी तरह से सेलेनियम है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो जाहिर है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। इस तरह बेटा इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी है कि इससे ज़्यादा अगर होंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। 2 माइक्रोग्राम पर लीटर है। वाइनाइल क्लोराइड है 55 माइक्रोग्राम पर लीटर है। डाई क्लोरोमीथेन है 20 माइक्रोग्राम पर लीटर है। डाई क्लोरोइथेन है 30। डाई क्लोरोइथेन 1.2 इज़ 50। Benzene is 10, toluene is 700, oxalene is 500, ethyl benzene 300, styrene and benzolazepine 0.7 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये इतने सारे नाम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनमें अब जाहिर है आपके सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ाना ज़रूरी था, आपकी नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली आपको थॉरली ज़रूर पता होना चाहिए कि जी वाटर के कौन कौन से क्या पैरामीटर्स हैं, क्या एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स हैं, और एटलीस्ट उनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वायरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसी तरह से थोड़ा बहुत आपको केमिकल के बारे में एटलीस्ट इतना पता होगा, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर बेटा पेस्टिसाइड्स की बात की थी। पेस्टिसाइड जाहिर है डिफरेंट किस्म के केमिकल्स उनके अंदर भी मौजूद होते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी जो हम कीड़े मकोड़े डिफरेंट, जाहिर है फसलों के ऊपर जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं और फिर वहीं से तो पानी गुजर के फसलों में से आ रहा होता है तो वो हम उसको प्योरीफाई करके इस्तेमाल भी करते हैं। सो पेस्टिसाइड्स के लिए भी ये गाइडलाइन दी हुई है। डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं पेस्टिसाइड्स के अंदर, तो उनकी भी एक अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि इससे ज़्यादा अगर होगा वाटर में मौजूद तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेली रिक्वायरमेंट एयर की तकरीबन 10 to 20 क्यूबिक मीटर पर डे है for an individual. Then composition of air, nitrogen 78% है almost, oxygen 20.93% by volume की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% by volume। इसके अलावा कुछ और मल्टीपल गैसेज हैं जैसे हीलियम है, इनकी 0.94% कंसनट्रेशन होती है by volume. Presence of harmful gases, mixture of harmful gases and other particles in atmosphere generated by human activity that interfere with human health, safety or discomfort and also affect other environmental media resulting in chemical entering of food and drinking water etc. ये जो आपको एक कंसंट्रेशन बताई गई है कि जो एयर है वो इस तरह की होनी चाहिए। अगर कोई भी अदर गैसेस उनकी या फिर इनमें से किसी गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है या फर्दर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो ज़ाहिर धुआं है उसमें डिफरेंट किस्म की गैसेस शामिल होती हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, अगर उनका मिक्सचर वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है, आपके आसपास की जो एयर है उसको पोल्यूटेड करना शुरू कर देता है। प्लस यही जो हमने आपको भी बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी, जाहिर है इंडस्ट्रीज भी तो ह्यूमन ही की एक्टिविटी है ना, तो उसकी वजह से जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं हमारी एयर के साथ, ह्यूमन की हेल्थ के साथ इंटरफेयर करें, सेफ्टी
को ज़ाहिर ख़तरा होता है, इंसान के डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट को अल्टीमेटली इफ़ेक्ट कर रही हैं और यही फिर वो केमिकल्स होते हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, ये फिर आपकी फूड का हिस्सा भी बन जाते हैं और फिर आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका हिस्सा बनकर आपकी बॉडी में चले जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन हम सबको पता है, देखिए ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी ये गाड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, जिसमें से बेसिकली जो ब्लैक स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये डिफरेंट गैसेस हैं। इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा उसमें जैसे फ्लाई ऐश हो गया, स्मोक हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड, इंडस्ट्रीज से जो डिफरेंट गैसेस निकल रही हैं। बाकी डोमेस्टिक सोर्सेज है, घर में भी हम ज़ाहिर है चूल्हा वूल्हा जलाते हैं या कहीं पे अगर लकड़ियाँ वकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं इस तरह से, उसमें स्मोक है, डस्ट है। बाकी मिसलेनियस है, बर्निंग, डिफ्यूज़, इंसिनरेटर, पेस्टिसाइड्स, स्प्रेइंग, नेचुरल सोर्सेज सच एज फंगाई, बोल्स एंड बैक्टीरिया, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारी एयर को जो है पोल्यूटेड करती हैं, सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। कितनी बुरी बात है। स्टिल देयर आर जस्ट 10 स्टूडेंट्स। किसी को कोई पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे नहीं समझ आती, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सारी आप लोगों ने बस पढ़ लिया, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की। इतनी स्ट्रेंथ है और जस्ट 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एयर पोल्यूटेंट एंड हेल्थ इफ़ेक्ट्स। कार्बन, जाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आप सबको पता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो, क्या क्या यानी हेल्थ को बेसिकली हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हेल्थ को क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर हम इनहेल करेंगे तो वो जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जाके बाइंड होना शुरू हो जाएगी। जब वो बाइंड होना शुरू होगी तो उसका नुकसान क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ तो जो एक नॉर्मल फिनोमिना है वो ये है ह्यूमन बॉडी का कि उसके साथ ऑक्सीजन ने बाउंड होना है। जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाउंड होना शुरू हो जाएगी तो ऑक्सीजन के लिए स्पेस कम होना शुरू हो जाएगी। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जाहिर है ये तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन की डिमांड है उसको ख़त्म करता रहेगा। बाकी बेटा एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, जाहिर है एयर में जितने भी पोल्यूटेंट मौजूद हैं, जब बारिश होती है तो वो अपने साथ उन तमाम पोल्यूटेंट्स को भी लेके आती है। जब उनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उसे एसिड रेन कहते हैं। इसके अलावा लेड है, जाहिर है तो उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो सकती है। लेड पॉइजनिंग का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो यंग चिल्ड्रन के ऊपर होता है, उनका IQ लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का ओवरऑल आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज कर रहा है दिन ब दिन। और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आइस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, आइस को डैमेज करती हैं। और इसके अलावा कैडमियम है जो कैंसर कॉज करता है, उसमें ज़ाहिर उसका रोल है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड है, अनप्लेजेंट ओडोर है। बाकी आइज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है, कंजक्टाइवल इरिटेशन करता है, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कर सकता है। ओजोन गैस जो है ओजोन लेयर को डिप्लीशन कर रही है उसकी। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लंग कैंसर्स कॉज करती हैं। पार्टिकुलेट मैटर, COPD, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये यानी जो लंग से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो कॉज करती हैं। जी खुश नसीबा, कौन सी PPT सेंड कर दूं बेटा, ये इन्वायरमेंटल हेल्थ वाली या इसके अलावा भी कोई चाहिए? मैं सॉरी, आपने इनफैक्ट मुझे मैसेज किया था बट उस वक्त मेरे पास PPTs अवेलेबल नहीं थी। तो आप यूँ करें, मुझे बता दें, एक तो इन्वायरमेंटल हेल्थ वाली PPT आपको सेंड करनी है और कौन सी PPT सेंड करनी है, मैं आपको कर दूंगी। एसिड रेन रिपीट कर दूं फातिमा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एयर में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो इतनी सारी गैसेस हमने आपको गिनवाई हैं, जाहिर है ये जब बारिश होती है तो पानी उन तमाम पोल्यूटेंट्स को लेके ज़मीन पर आता है, और अगर इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ एसिड रेन। ऐसा नहीं है कि उसमें से एसिड गिर रहा होता है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में जब गैसेस डिफरेंट उसके साथ वाटर के साथ नीचे आती हैं, एसिड रेन के साथ नीचे आती हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एसिड रेन। अब हम देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन के जो
वो तो मैंने आपको एक एक करके जितनी भी एयर में गैसेस मौजूद हैं उनके जो इफ़ेक्ट आते हैं वो आपको मैंने बताया। थोड़ा सा जो ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसमें एनिमल हेल्थ भी शामिल है, जिसमें सोशल इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं, बाकी हेल्थ एस्पेक्ट भी शामिल है, तो वो हम देख लेते हैं। उसमें बेटा एक्यूट इफेक्ट हैं एंड क्रोनिक इफेक्ट हैं। सबसे पहले हेल्थ पर एक्यूट इफेक्ट जो आते हैं फ़ौरन से, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, एक्यूट नमोनिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इमीडिएट डेथ बाय सफोकेशन। और जो क्रोनिक इफेक्ट्स हैं वो सीओपीडी, लंग कैंसर, एम्फाइजीमा एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं। इसके अलावा सोशो और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है कि एयर पोल्यूशन किस तरह से हमारी सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को भी ख़राब कर रही है। उसमें बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमारे एनिमल हो गए और प्लांट हो गए, उनकी लाइफ डिस्ट्रक्ट होती है। क्यों? क्योंकि एयर में देखें जिस तरह से ह्यूमन की हेल्थ है, इसी तरह से एनिमल और जो हमारे प्लांट्स उनकी भी एक हेल्थ है, उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है कि इस किस्म का पानी होना चाहिए, इस किस्म की जो है वो एयर होनी चाहिए। जब वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं तो अल्टीमेटली एनिमल और प्लांट की जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है। डैमेजेस टू बिल्डिंग, कॉस्ट इंक्रीज इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, एस्थेटिक नॉइजेंस, रिडक्शन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ टाउन, डैमेज ऑफ सॉइल एंड डैमेज ऑफ क्लोथिंग। अच्छा खुशनसीबा, थर्ड के बाद वाली पीपीटी सेंड कर दूँ। खुशनसीबा प्लीज़ आप अगर मुझे अभी आपकी सीआर अवेलेबल है, क्या नाम है, मैं मुझे आयशा ओमी के नाम से किसी ने अपना ईमेल एड्रेस दिया था, वो किसका ईमेल एड्रेस है? आयशा ओमी जीमेल का, मुझे बताएं ज़रा। अगर उस पर मैं सेंड कर दूं तो अभी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ खुशनसीबा आप मुझे अपनी जीमेल आईडी दे दें, या तो यहाँ चैट में लिख दें या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे अभी मुझे सेंड कर दें अपना जीमेल, ताकि मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी। फिर जिस स्टूडेंट को भी चाहिए हो या ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। आयशा तारिक का, जी आयशा आपको अभी मैं पीपीटी सेंड कर दूं तो आप उसे ग्रुप में शेयर कर देंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगी। ओके, इसके बाद आ जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड प्रोसीजर्स, कंटामिनेंट प्रिवेंशन ऑफ एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन एटमॉस्फेयर बाय एनक्लोजर, वेंटिलेशन एंड एयर क्लीनिंग। जो WHO ने ये रिकमेंड किया कि जी जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं, ज़ाहिर इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं, अगर हम उन्हें किसी तरह से अपनी एयर की क्लीनिंग कर सकें, वेंटिलेशन का अच्छे से ख्याल रखें, तो हम थोड़ा बहुत एयर की जो पोल्यूशन है उसे कम कर सकते हैं। बाकी रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, फायरवुड, लेड, पेट्रोल बाय न्यू टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैसेज, सेंट्रल हीटिंग एंड सोलर पावर रिप्लेसमेंट का मेथड हो सकता है। दूसरा रिप्लेसमेंट का मेथड यही है कि ज़ाहिर है जो कोल से जितना काला धुआं निकलता है, उसमें जितनी गैसेस होती हैं, उसको हम जिस तरह फायरवुड हो गया, इन सारी चीज़ों को हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, नेचुरल गैसेस होगी, इनके साथ अगर हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेनिफिशिएंट हो जाएगा। डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन में बेटा सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। डाइल्यूशन में ये है कि इन्वायरमेंट ज़ाहिर है जो सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट, इसका मकसद ही ये है कि सबसे पहली चीज़ तो हमें सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी हमारे इन्वायरमेंट की होनी चाहिए, यानी हम खुद से कोशिश करें कि जितने भी पोल्यूटेंट्स है, जैसे कचरे की एग्जांपल हो गई है, उसे हम प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। तो और इसके अलावा जाहिर है यही बेहतरीन मेथड है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने इन्वायरमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि हम अपनी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को खुद से क्लीन करना शुरू करें। लेजिस्लेशन है जिसमें बेटा फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑन एनवायरनमेंट एक्ट एंड रेगुलेशन आ जाती है। लेजिस्लेशन का मतलब लीगल से ही वर्ड निकला है, उसमें आप प्रॉपर्ली हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, और फिर सिर्फ बनाने ही नहीं है बल्कि इंश्योर करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो और उसका उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो। जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रॉपर इन्वायरमेंट में देखा जाए कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं की जा रही। उसके बाद बेटा इंटरनेशनल एक्शंस है। WHO established an international network of laboratories for the monitoring and study of air pollution। बाकी WHO ने इंटरनेशनल एक पूरा नेटवर्क जनरेट किया हुआ है लेबॉर्ट्रीज का, जिनका काम ही यही है कि एयर की जो पोल्यूशन है उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, स्टडी करते हैं। और ऑब्वियसली जहाँ बहुत ज़्यादा, खैर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है और बड़े जो है थ्रेट्स दिए गए हैं, लेकिन
इसका भारत इनका काम फिर यही होता है कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और जितना हो सके हम पोल्यूशन को जो है वो अपनी इन्वायरमेंट से रिड्यूस करें। अच्छा आयशा, ठीक है आयशा, मैं आपको पहले ज़रा पीपीटी सेंड कर देती हूँ, फिर हम यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, हम इसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, मेडिकल एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस इज नोन एज मेडिकल एंटोमोलॉजी. इट इज important branch of preventive medicine. Some arthropods are beneficial as they help in fertilization of flowers and crops, and some are harmful to human beings as they are vector and reservoir of diseases and also destroy the man's crops and foods. ओके आयशा, बेटा चेक करें आपके पास पीपीटीज रिसीव हुई हैं। हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, मैंने 4 और 5 दोनों सेंड कर दी हैं। आप चेक करें आयशा, अगर आपको पीपीटीज रिसीव हो गई हैं तो मुझे बताएं, और एज सुन एज पॉसिबल पीपीटीज को जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जिस स्टूडेंट को भी नीड है, स्पेशली खुशनसीबा मुझे 2-3 मरतबा कह चुकी हैं, तो आप बेटा उनके साथ शेयर कर दें अभी, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो है ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की स्टडी है। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, अब हम पूरी वो फाइलम्स तो जाके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पढ़ाने का जो मकसद है वो शॉर्टली आपको बता देती हूँ। आर्थ्रोपोड्स बेसिकली ये जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, मच्छर हो गए, लाइस होगी, फिश होगी, इस तरह के चीज़ें जो आपको पता है कि जिनके जो फुट जो होते हैं वो जॉइंट्स वाले होते हैं, वर्डली मीनिंग आर्थ्रोपोड्स का यही होता है। दे आर बेसिकली कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशिएंट भी होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो उनकी वजह से पॉसिबल होता है, क्रॉप्स में उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल होते हैं, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है ज़ाहिर है, जैसे अब हम मॉस्किटो की एग्जांपल ले लेते हैं, वो वेक्टर्स जो हैं
दे आर वेक्टर फॉर द डिजीजेज, दे आर द रिजर्वायर ऑफ द डिजीजेज। सो इनकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ का इनके साथ ज़रूर ताल्लुक है, एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ज़ाहिर इन्वायरमेंटल हेल्थ हम पढ़ रहे हैं, सो कुछ आर्थ्रोपोड जो हैं वो हमारी ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, बेनिफिशेंट हैं। बाकी उसके साथ साथ वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह भी हैं, और मैन की क्रॉप्स और फूड्स के लिए भी नुकसानदेह हैं। ओके आयशा, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीजेज अब हम देख लेते हैं। जैसे मॉस्किटो है, मलेरिया, फ्लेरिया, डेंगू फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, ये सब इनकी वजह से होते हैं। हाउस फ्लाई है, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एमीबियासिस, हेलमिंथिस, पोलीमाइलाइटिस, ट्रैकोमा, कंजक्टिविस, एंथ्रेक्स और सैंड फ्लाई जो है, काला आजार, ओरिएंटल सोर, सैंड फ्लाई फीवर और आया फीवर, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो इन ऑर्थ्रोपोड्स की वजह से डिजीजेज होती हैं। ओके, इसके अलावा टिसी फ्लाई जिसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कर देती है। लाउस है, एपिडेमिक टाइफर, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, प्रेडिक्यूलस, रेड फ्लिया, बुबोनिक प्लैग करता है, एपिडेमिक टाइफस करता है। ये डिफरेंट डिजीज़ के नाम है, बहुत ज़्यादा आपको ना भी याद रहें तो एक एक दो नाम आप याद रख लें, काफ़ी है। ब्लैक फ्लाई है, ऑन्कोकेरियासिस करता है। रेड वाइट बग है जो कि चगस डिजीज़ करता है। इच माइट है जो कि स्किन की डिजीज़ करता है, स्केबीज। और हार्ट टिक है, उससे टिक टाइफस, वायरल एंकेफेलाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमोरेजिक फीवर, टिक पैरालिसिस होता है। सॉफ्ट टिक है, उससे क्यू फीवर, लैप्सिंग फीवर होता है। ट्रोम्बिक्यूलाइड माइट है, स्क्रब टाइफस कर देता है ये, ठीक है। एंड्रेटिशियल पॉक्स होते हैं इसकी वजह से। साइक्लोप्स हैं, गुनिया वॉर्म डिजीज एंड फिश टेक वॉर्म डिजीज कॉज करते हैं कॉकरोचेज इनकी वजह से। दे आर बेसिकली एंटेरिक पैथोजन। एंटेरिक का मतलब क्या है कि जो हमारी गट है, बेसिकली जो एंटेराइटिस हो जाता है ना, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीजेस कॉज करता है ये। ट्रांसमिशन ऑफ आर्थ्रोपोडिक डिजीजेज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। आर्थ्रोपोड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन टू मैन थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट सच एज स्केबीज एंड पेडिक्यूलोसिस। ज़ाहिर है ये स्किन डिजीजेज हैं, वो कॉज करते हैं, वो रीजंस होते हैं आर्थ्रोपोड उसका, और उसकी वजह से वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डायरेक्टली भी ट्रांसफर हो सकते हैं। मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी है इनकी। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाय आर्थ्रोपोड सच एज ट्रांसमिशन ऑफ डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, ट्रोकोमा एक्सेट्रा बाय हाउस फ्लाई। क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की जो ख़राब ज़ाहिर डिसेंट्री है, जो जितनी भी फीकल मटेरियल हो गया उसके ऊपर ज़ाहिर अगर जाके हाउस फ्लाई बैठेगी, वहाँ से जितने भी जर्म्स होंगे वो लेके दोबारा आके अगर आपके खाने के ऊपर बैठती है, ज़ाहिर हम वही खाना खा लेते हैं या प्रॉपर्ली उसे वॉश नहीं करते चीज़ों को, तो ये दिस इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल ट्रांसमिशन के इसमें इनडायरेक्ट जो है डिजीज़ की ट्रांसमिशन हो रही है। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन भी है। डिजीज एजेंट मल्टीप्लाइज और अंडर गोज सम डेवलपमेंटल स्टेजेस और विद मल्टीप्लिकेशन इन द आर्थ्रोपोड होस्ट। जो आर्थ्रोपोड है उसके अंदर जो होस्ट है, आर्थ्रोपोड होस्ट है, उसके अंदर ही वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो जाहिर है वो फिर डिजीज़ कॉजिंग हो गए। और propagative है। disease agent undergoes no cyclic changes but multiplies in the body of vectors such as plague bacilli and red fleas। प्लैग का जो बेसिलाई है जिसने प्लैग को बेसिकली कॉज करना है, वो चूहे के अंदर जो रेड फ्लीज होते हैं उनके अंदर खुद ही से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और फिर जाहिर है जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो डिजीज कॉज कर सकता है ह्यूमन में। फिर साइक्लोप्रोपेगेटिव है। डिजीज एजेंट undergoes cyclic changes and multiplies in the body of vector, malarial parasite and anopheles mosquito। ये आप पढ़ चुके हैं मेलेरियल पैरासाइट का पूरा साइकिल। इसमें ये होता है कि वो साइक्लिक चेंजेस से गुजरता है और फिर जो वेक्टर की बॉडी होती है उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करता है। साइक्लो डेवलपमेंट है। डिजीज एजेंट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस बट डज नॉट मल्टीप्लाई इन द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड। फिलेरियल पैरासाइट इनफ्लक्स मॉस्किटो 5.8। इसमें ये है कि साइक्लो डेवलपमेंट में ये हो जाता है कि यहाँ पे डिजीज एजेंट जो होता है वो अंडरगो तो होता है, साइक्लिक चेंजेस उसके अंदर भी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका पूरा जो साइकिल होगा वो उन चेंजेस से गुजरेगा, लेकिन बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे फ्लेरियल पैरासाइट की एग्जांपल है।
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोपोड कंट्रोल यही है कि ज़ाहिर है सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, केमिकल का कंट्रोल ज़रूरी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जेनेटिक कंट्रोल है, न्यूअर मेथड कुछ और यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच अब इनको एक एक करके हम डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल तो बेटा यही है एलिवेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ पे इनकी ज़ाहिर ब्रीडिंग ज़्यादा होती है उन्हें हम ख़त्म करें, ठीक है। इनफैक्ट इट वाज अलिविएशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, ये वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे अलिविएशन का मतलब होता है ख़त्म करना। सो ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे इनकी ब्रीड होती है उसे हम ख़त्म करें। फिलिंग एंड ड्रेनेज ऑपरेशन, यानी अपना जो प्रॉपरली कहीं खड्डे हैं कुछ हैं उनको फिल कर दें, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक कर लें। केयरफुली वाटर की जो मैनेजमेंट है अच्छे से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर पाइप होनी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हो जितना भी वेस्ट है अगर हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फिर डिजीजेस, इससे मॉस्किटो या फिर फ्लाइज के थ्रू डिजीजेस स्प्रेड नहीं होंगी। इसके अलावा प्रॉपर हाउस कीपिंग होनी चाहिए। सबा नज़ीर मैंने आपको यही बताया कि बहुत ज़्यादा डिजीजेज और इन चीज़ों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक दो दो डिजीजेज भी अगर आप याद रख लेंगे तो दैट इज़ इनफ। केमिकल कंट्रोल है बेटा इसी तरह से इंसेक्टिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है उसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, उनको हम केमिकल भी इस्तेमाल करके उन इंसेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह हैं। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल है, कंट्रोल ऑर्थ्रोपोड बाय यूजिंग अदर ऑर्गेनिज्म टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन सच एज यूज ऑफ लार्विवोरस फिश टू कंट्रोल मलेरिया। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो खैर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे बायोलॉजिकल, जैसे फ़िश की मैंने एग्जांपल दी आपको, गम्बूसिया फ़िश की, इनको हम इस्तेमाल करते हैं कि वो वेक्टर्स को, यानी वो वेक्टर्स का शिकार करती हैं। जैसे मलेरिया में हमारा वेक्टर्स है, यू नो मॉस्किटोज है ना, वो मॉस्किटोज को खाती हैं। तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। जेनेटिक कंट्रोल है, मेल स्टेराइल टेक्निक है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी इन क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन आर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन स्मॉल ट्रायल्स। ये भी ज़ाहिर हमारे मुल्क में तो फिलहाल नहीं है पॉसिबल और इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहरहाल जेनेटिक कंट्रोल में ये होता है कि वो जो वेक्टर्स के मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टेराइल कर दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर जब वो स्टेराइल हो जाएंगे तो फिर आगे फर्दर जो है वो जो उनकी जनरेशन है वो नहीं स्प्रेड हो सकेगी। न्यूअर मेथड में बेटा यही है कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये उसी से मिलता जुलता है कि जो इंसेक्ट की ग्रोथ किस तरह से हो रही है उसको हम प्रॉपर्ली मॉनिटर करें, रेगुलेट करें। उसके लिए हम फिर अकॉर्डिंगली पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, कीमोस्टेरिलेंट्स, सेक्स अट्रैक्टेंट्स, यानी ये बहरहाल हमारे यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें, लेकिन यही कि हम इंसेक्ट्स को जो है वो ख़त्म करते हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करके, केमिकल इस्तेमाल करके, और उनकी जो जेंडर्स होते हैं उनकी थोड़ा सा यानी जैसे मेल स्टेरिलिटी है इसी तरह से उनके अंदर हम इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच में मतलब नाम से समझ आ रहा है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमें मिक्स करनी होती हैं। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच यही है कि कंबाइनिंग टू और मोर मेथड विद द व्यू टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें यह है कि हमने जो इतने सारे मेथड्स पढ़े हैं, दो या दो से ज़्यादा मेथड को हम कोशिश करते हैं कि हम कंबाइन करें ताकि हम मैक्सिमम रिजल्ट्स गेन कर सकें और हमारा कम से कम उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस आए। हम ह्यूमन एक्सक्रीटर डिस्पोजल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
सिर्फ 8 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है मेरे पास और 10-12 स्टूडेंट शो हो रहे थे। सो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ, उन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क करवानी।
ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।